किस्मत का खेल कुछ ऐसा है कि अच्छे समय के बाद में फिर तकलीफ का समय शुरू हो जाता है। एकनाथ शिंदे की कहानी कुछ ऐसी ही दिखाई दे रही है। एकनाथ शिंदे जिनकी किस्मत चमकी जब बागी गुट उनके साथ आ गया, हालांकि लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, सिर्फ किस्मत का खेल नहीं था। उन्होंने अपनी जमीन को तैयार किया, उद्धव ठाकरे से नाराज विधायकों को साथ में जोड़ा और एक बड़ा गुट बनाकर पार्टी से अलग हो गए। पार्टी से अलग होने के बाद पहले गुजरात, फिर उसके बाद गुवाहाटी और इस तरीके से धीरे धीरे बीजेपी के साथ मिलजुल कर सरकार का गठन हो गया। उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। असली लड़ाई कब शुरू हुई? असली लड़ाई इस बात की है कि उनके साथ जो विधायक गए उन्होंने सही किया या गलत किया, वो योग्य हैं या अयोग्य हैं। अगर वो पार्टी से अलग हुए हैं तो अपना अलग दल क्यों नहीं बना लेते हैं? अगर वो पार्टी में बने हुए हैं तो उद्धव ठाकरे को स्वीकार क्यों नहीं कर लेते हैं? इस सारी खींचतान के बीच में चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया। इस रिपोर्ट में आप जानिए कैसे धीरे धीरे उद्धव ठाकरे, जिनका कुछ समय पहले कठिन समय दिखाई दे रहा था, अब धीरे धीरे ताकत उनके पास लौटती दिखाई दे रही है। जी हां, उद्धव ठाकरे पार्टी पर अपनी पकड़ मजबूत करते दिखाई दे रहे हैं और इसके एक नहीं, दो नहीं, तीन कारण साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं। हम एक एक करके इन कारणों की एनालिसिस आपके सामने रखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण वजह जो दिखाई दे रही है कि एकनाथ शिंदे इस लड़ाई में कमजोर पड़ सकते हैं और उद्धव ठाकरे मजबूत दिखाई दे सकते हैं, वो है आम लोगों का समर्थन जो उद्धव ठाकरे को मिल रहा है। आदित्य ठाकरे ने अब मोर्चा संभाल लिया है। बेशक उद्धव ठाकरे उतना लोगों के बीच में नहीं रहे या फिर लोकप्रियता के लिहाज से वो बाला साहब ठाकरे को मैच करते दिखाई नहीं देते हैं, राज ठाकरे को मैच करते नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन धीरे धीरे आदित्य ठाकरे अपनी पकड़ बनाते जा रहे हैं। आदित्य के पास में बहुत समय है, बहुत छोटी उम्र में उनको मंत्री बनने का मौका मिला, राजनीति में उतरने का मौका मिला। और सिर्फ आदित्य ठाकरे नहीं, तेजस ठाकरे ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। उद्धव ठाकरे ने अपने दोनों बेटों को आगे किया। ये तो पहला कारण है जो हम लगातार आपको कई रिपोर्ट्स में बताते जा रहे हैं। इस कारण से यह तो स्पष्ट हो गया है कि उद्धव ठाकरे को यह समझ में आ गया है कि शिवसेना को बचाने की असली लड़ाई जमीन पर लड़ी जाएगी। उनका हार नहीं मानना ही उनकी जीत की संभावना को दिखाता है। दरअसल दस्तावेजी तौर पर देखा जाए तो विधायकों, सांसदों, पार्षदों तक का साथ मिलने के बाद एकनाथ शिंदे मजबूत दिखाई दे रहे थे। कोर्ट में जब मामला गया तो बहुत डिफेंसिव दिखाई दिए एकनाथ शिंदे या उनके वकील हरीश साल्वे। इसकी बहुत महत्वपूर्ण वजह है। दरअसल यूं ही दल को तोड़कर दल बदल कानून या फिर विधायकों की अयोग्यता, इन सारे मसलों से बचा नहीं जा सकता है। एकनाथ शिंदे इस बात को जानते हैं, बीजेपी भी इस बात को जानती है। अलबत्ता बीजेपी ने काफी समय लगाया दोनों चीजों में, सरकार बनाने में भी काफी समय लगा और दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार में भी काफी समय लगा। दो लोग ही सरकार को लंबे समय तक चलाते रहे। इससे यह स्पष्ट हो गया कि कई ऐसे तकनीकी और कानूनी पहलू हैं जिनको देवेंद्र फडणवीस या बीजेपी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहती है। एकनाथ शिंदे खुद भी जानते हैं कि जो बागी उद्धव ठाकरे से नाराज हुए हैं वो किसी दिन उनसे नाराज होकर दोबारा उद्धव ठाकरे के पाले में जा सकते हैं। पहला कारण है कि उद्धव ठाकरे जमीन पर काम कर रहे हैं, जिससे उनकी जीत की संभावनाएं बढ़ी हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह दिखाई पड़ता है कि बागी गुट में एक बार फिर निराशा और नाराजगी देखने को मिल रही है। जैसे ही मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, मंत्रियों को पद दिए गए, उसके बाद दोबारा सुगबुगाहट शुरू हो गई। खुलकर किसी के बयान नहीं आ रहे हैं, इक्का दुक्का बयानों को छोड़ दिया जाए तो एनसीपी तंज कसती दिखाई दे रही है। विपक्ष को एक मौका मिल गया कि वो मंत्रिमंडल विस्तार पर यह तंज कसे कि एकनाथ शिंदे के साथ जो बागी विधायक गए थे उनके साथ धोखा हो गया है और उन्हें कमजोर मंत्रालय दिए गए हैं। ताकत के लिहाज से देखा जाए तो देवेंद्र फडणवीस के पास गृह और वित्त जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, यानी वो एकनाथ शिंदे से ज्यादा ताकतवर मंत्रिमंडल में दिखाई देते हैं। कुछ यही स्थिति है अन्य मंत्रियों की जो बीजेपी के विधायक हैं उनकी। उन्हें बेहतरीन पोर्टफोलियो मिले हैं, जिससे एक नाराजगी, एक निराशा एकनाथ शिंदे गुट में दिखाई देती है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है कि एक बार फिर बागी गुट में बगावत की आशंकाएं देखने को मिल सकती, लेकिन सबसे बड़ा कारण हम आपको सबसे आखिर में बताएंगे। तीसरा एक और महत्वपूर्ण बिंदु जो याद रखने योग्य है, जब शिवसेना दफ्तर की लड़ाई हो रही थी, हालांकि दफ्तर एक इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल होता है, इससे पार्टी के आइकन का या पार्टी के सिंबल का कोई लेना देना नहीं है, पार्टी की पहचान का लेना देना नहीं है, फिर भी शिवसेना का असली दफ्तर, पुराना दफ्तर उद्धव ठाकरे को मिला। वो एक बार फिर अपने दफ्तर में जाने में कामयाब रहे हैं, उनके कार्यकर्ता वहां पर बैठ रहे हैं। और देखिए, इस लड़ाई को हल्के में इसलिए नहीं लिया जा सकता क्योंकि एकनाथ शिंदे समर्थकों ने इस दफ्तर को कब्जाने की कोशिश की थी। इसके तकनीकी पहलू को समझिए।
कोर्ट में जो बहस चल रही है उसमें कपिल सिब्बल, हरीश साल्वे यानी एकनाथ शिंदे गुट समझ लीजिए, कपिल सिब्बल यानी उद्धव गुट समझ लीजिए। कपिल सिब्बल ने साफ कहा कि अगर आप पार्टी से अलग हो गए तो आप पार्टी की पहचान को नहीं ले जा सकते, आप किसी अन्य दल में विलय कर लीजिए या अपनी खुद की पार्टी बना लीजिए। हरीश साल्वे कहते हैं कि यह लड़ाई अलग होने की नहीं है, यह लड़ाई शिवसेना की भीतरी लड़ाई है। अब भीतरी लड़ाई में एकनाथ शिंदे कमजोर पड़ सकते हैं, क्योंकि भीतरी लड़ाई का लेना देना सिर्फ विधायकों की संख्या और सांसदों की संख्या से नहीं होता है। पार्टी में सिर्फ विधायक और सांसद ही अपने नेता को तय नहीं करते हैं, कार्यकर्ता, ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ता भी इस लड़ाई को तय करते हैं और वो चुनते हैं कि उनका प्रतिनिधि कौन होगा। कायदे से देखा जाए तो विधायकों के चुने जाने से पहले, सांसदों के चुने जाने से पहले या इनको टिकट मिलने से पहले ही उद्धव ठाकरे को शिवसेना प्रमुख के तौर पर स्वीकार कर लिया गया था और उन पर भरोसा भी जताया गया। लेकिन यहां पर नाराजगी एकनाथ शिंदे और बागी गुट की दिखाई देती है, कार्यकर्ताओं की नहीं दिखाई देती। ऐसे में एकनाथ शिंदे को लगता है कि उद्धव ठाकरे को जनता पसंद नहीं कर रही है, कार्यकर्ता पसंद नहीं कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे को लगता है कि विधायक उन्हें पसंद नहीं कर रहे हैं, इतने भर से बात नहीं बनेगी। अब सबसे महत्वपूर्ण कारण जिसका मैंने पहले जिक्र किया, वो बड़ा कारण है वो पोल जो हमने करवाया। इस पोल में बड़ी तादाद में लोग, हम जब भी महाराष्ट्र पर, बिहार पर, उत्तर प्रदेश पर, किसी अन्य विषय पर पोल करते हैं तो आप बड़ी रुचि लेते हैं और उसमें आप लोगों की जो राय होती है वो बहुत महत्व की होती है। एक बड़ा सवाल था कि क्या एकनाथ शिंदे बाला साहब ठाकरे की विरासत संभाल पाएंगे, या फिर इसको ऐसे समझ लीजिए, क्या एकनाथ शिंदे बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी दिखाई देते हैं। बड़ा क्लोज कंटेस्ट रहा। अब आप जानना चाह रहे होंगे कि इसमें किस तरह के निर्णय आए हैं। इसमें 41% ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि एकनाथ शिंदे बाला साहब के उत्तराधिकारी हो सकते हैं। 59-41 का ये रेशो चल रहा है। अब आप ये समझ लीजिए कि बड़ी तादाद में लोग ये मानते हैं कि एकनाथ शिंदे उत्तराधिकारी नहीं हो सकते बाला साहब के। इसकी वजह क्या है? दरअसल शिवसेना की पूरी राजनीति ठाकरे परिवार के इर्द गिर्द है। आपको याद करना चाहिए देवेंद्र फडणवीस के उस बयान को जो उन्होंने हाल में दिया है। उनका कहना है हम बाला साहब के सपनों को पूरा करेंगे। बाला साहेब, और सिर्फ बाला साहेब नहीं, बाला साहेब ठाकरे, ये नाम इतना महत्वपूर्ण है महाराष्ट्र की राजनीति में कि इसके बिना काम नहीं चल सकता। इसलिए उद्धव ने भी तंज कसा कि आपके पास मोदी का चेहरा नहीं है, मोदी लहर समाप्त हो गई है, मोदी लहर समाप्त हो गई है, जो आपको बाला साहब ठाकरे के नाम की जरूरत पड़ रही है। ये बात सही है कि महाराष्ट्र की राजनीति में आज भी ये नाम एक बड़ी ताकत रखता है और ठाकरे परिवार का नाम ठाकरे परिवार के साथ जुड़ा हुआ है। लिहाजा राज ठाकरे एक बड़ी संजीवनी बीजेपी के लिए, एकनाथ शिंदे के लिए साबित हो सकते हैं। ये बात राज ठाकरे भी जानते हैं, लेकिन राज ठाकरे को मनाना इतना आसान नहीं है। मंत्रिमंडल विस्तार में उनके विधायक को, एकमात्र विधायक है उनका, उसे मंत्री बनाया जा सकता है। अमित ठाकरे की एंट्री हो सकती है, यानी राज ठाकरे के बेटे की। ऐसे बहुत से कयास लगाए जा रहे थे। राज ठाकरे ने यह तक कह दिया एकनाथ शिंदे को कि आप अपने गुट का विलय मेरी पार्टी में कर लीजिए, ये भी संभव है। लेकिन शिवसेना की लड़ाई खत्म हो जाएगी। तो शिवसेना की लड़ाई का क्या होगा? उसके बाद एकनाथ शिंदे के पास बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। क्या बीजेपी में विलय करेंगे, क्या राज ठाकरे के साथ जाएंगे, क्या अपना कोई दल बना लेंगे, ये बहुत सारे ऑप्शंस उनके पास हो सकते हैं। लेकिन ये बात अलग है, यहाँ लड़ाई इस बात की है ही नहीं कि सरकार को बचाने के लिए एकनाथ शिंदे क्या करेंगे। यहाँ लड़ाई इस बात की है कि शिवसेना किसकी होगी, और शिवसेना पर अपनी दावेदारी उद्धव ठाकरे यूं ही नहीं जता रहे हैं। वो जानते हैं कि ना तो राज ठाकरे अभी खुलकर लड़ाई में आएंगे। ये परिवार का मामला बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि राज ठाकरे बेशक इशारों में तमाम बातें कह दें, लेकिन वो खुलकर कभी उद्धव ठाकरे या ठाकरे परिवार के खिलाफ नहीं जाते। वो खुद ठाकरे परिवार का हिस्सा है। वो जानते हैं ठाकरे परिवार की राजनीति जिंदा रहनी चाहिए। ये अमित ठाकरे की राजनीति के लिए भी जरूरी है, उनकी राजनीति के लिए भी जरूरी है, और ये उद्धव ठाकरे के लिए भी बहुत महत्व की बात है। अब तेजस ठाकरे, आदित्य ठाकरे, अमित ठाकरे, और आपने देखा निहार ठाकरे, स्मिता ठाकरे को भी एकनाथ शिंदे ने अपनी तरफ लाने की कोशिश की। ये जो पोल में 59% लोग मना करते हैं एकनाथ शिंदे को लेकर, ये हो सकता है कि वो चाहते हो कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने रहें। ऐसा नहीं है कि शिवसेना की तरफ से कोई मुख्यमंत्री नहीं बना, ऐसे बहुत से उदाहरण है, लेकिन ठाकरे परिवार से कोई मुख्यमंत्री या मंत्री नहीं बना था। ठाकरे परिवार का वर्चस्व चलता था। बाला साहब ठाकरे बीजेपी को कमलाबाई तक कहते थे। वो कहते थे जैसा मैं कहूंगा वैसा करेगी कमलाबाई। इसके मायने क्या थे? वो ये जानते थे कि वो किंग मेकर हैं, और किंग मेकर किंग से बड़ा होता है। उन्होंने अपनी इस ताकत को कभी खोने नहीं दिया। वो कभी भी मुख्यमंत्री बन सकते थे या फिर वो प्रधानमंत्री की दौड़ में आ सकते थे, और इस तरह के कयास और जिस वक्त उनकी राजनीति परवान चढ़ रही थी, ये चलते रहते थे।
लेकिन इस सब के बीच में किसी पद पर कभी बाला साहब ठाकरे नहीं रहे, वो शिवसेना प्रमुख बने रहे। उद्धव ठाकरे ने गलती करी, हमने उनकी 5 बड़ी गलतियों के बारे में कई बार जिक्र किया है, जिसमें सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो पहले ठाकरे बने जो मंत्री पद पर आए और अपने बेटे को भी राजनीति में लाए। हालांकि राजनीति के लिहाज से वो शरद पवार की बात को सुनते हैं, बाला साहब के जाने के बाद से सभी जानते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा भारी पड़ गया उनको, क्योंकि जो एक ताकत दिखाई देती थी बिना पद के, विदाउट एनी टाइटल, एक बड़ी ताकत शिवसेना की ठाकरे परिवार के साथ दिखती थी, वो कमजोर हुई और यही वजह है कि एकनाथ शिंदे को यहां पर ताकत मिल गई। इस बात को उद्धव ठाकरे समझ गए हैं। आप देख रहे हैं हाल के दिनों में ठाकरे ने ना तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने में देर लगाई, ना ही एक किनारे जाने में देर लगाई, और उन्होंने तुरंत आदित्य ठाकरे, तेजस ठाकरे को आगे कर दिया है। आम लोगों की ये सिंपैथी ये बताती है कि ठाकरे परिवार के साथ अब भी शिव सैनिक जुड़े हुए हैं, कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, और ये एकनाथ शिंदे के लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब साबित हो सकता है। यानी आने वाले दिनों में ये लड़ाई एकनाथ शिंदे और बीजेपी के लिए इतनी आसान नहीं रहने वाली है। बहुत मुमकिन है कि शिवसेना को उद्धव ठाकरे अपने पास बरकरार रखने में कामयाब हो जाएं। अगर ऐसा होता है तो एकनाथ शिंदे को दूसरे ऑप्शंस पर काम करना होगा, जैसे कि नया दल बनाना, राज ठाकरे के साथ जाना, बीजेपी में विलय होना। लेकिन क्या ये भी अकेले एकनाथ शिंदे के बूते की बात है या श्रीकांत शिंदे के बूते की बात है, उनके बेटे की? इसके लिए उन्हें तमाम विधायकों और सांसदों की जरूरत होगी। अभी उनके साथ लोग इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि दस्तावेजी तौर पर वो मजबूत दिखाई दे रहे हैं और सबको ये लग रहा है कि एकनाथ शिंदे बहुत मुमकिन है शिवसेना पर कब्जा कर पाएंगे। अगर ऐसा करते हैं तो शिवसेना के साथ रहना इन लोगों की मजबूरी है या शिवसेना ब्रांड के साथ बने रहना इन नेताओं को ज्यादा ठीक लगता है। अगर यही ब्रांड उद्धव ठाकरे अपने पास बरकरार रख लेते हैं तो तुरंत आपको एक बड़ा शिफ्ट देखने को मिलेगा, जबकि ये सारी ताकत एक बार फिर उद्धव ठाकरे के पास जाती दिखाई देगी। बीजेपी इस बात को जानती है, जैसा हमने आपको हर रिपोर्ट में बताया है, बीजेपी की लड़ाई सिर्फ इतनी भर नहीं है कि वो सरकार को चलाते रहे। उसकी लड़ाई ये भी है कि आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में किस तरीके से उतरना है। बिना शिवसेना के बीजेपी भी नहीं उतरना चाहती है, इसीलिए असली शिवसेना की लड़ाई में वो एकनाथ शिंदे के साथ दिखाई दे रही है। यानी वो भी चाहती है कि शिवसेना बनी रहे, एकनाथ शिंदे बने रहे नहीं बने रहे वो ज्यादा महत्व का नहीं है, शिवसेना बनी रहनी चाहिए। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि एकनाथ शिंदे शिवसेना प्रमुख बने, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि यह स्वीकार्यता इतनी आसान होगी। राज ठाकरे तैयार हो जाएं अलबत्ता तो एकदम मामला अलग हो सकता है, जो कि बहुत मुश्किल एक काम दिखाई पड़ता है एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस दोनों के लिए। हालांकि बहुत मुमकिन है राज ठाकरे को मनाने की कोशिशें हो रही होंगी। उद्धव ठाकरे के साथ में अब ये समीकरण नहीं बैठ पाएंगे, जिस तरह की कड़वाहट रिश्तों में हो गई है और जिस तरह की बयानबाजी हो रही है। वहीं शरद पवार भी चुप नहीं बैठे हैं। शरद पवार, अजीत पवार ये भी एक बड़ी ताकत रखते हैं और इस वक्त उद्धव ठाकरे को ये ताकत देते दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए पूरे परिदृश्य को तो उद्धव ठाकरे एक बार फिर शिवसेना पर मजबूत पकड़ बनाने की कोशिशें करते दिखाई दे रहे हैं और इन कोशिशों में वो मजबूत भी दिखाई दे रहे हैं, जो कि कुछ दिनों पहले तक आपको बेहद कमजोर दिखाई दे रहे थे या शिवसेना में एकदम किनारे दिखाई दे रहे हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।